हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, पिछली वीडियो देखी, ये करीब करीब वैसे ही लगेगा आपको, रिपीटिशन जैसा है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो ये एग्जाम में यूं का यूं आ जाता है इस तरह से कि डिफाइन प्रपोजल एंड एक्सप्लेन द लीगल रूल्स विद केस लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट तो है, इसीलिए मैं दोबारा से ले रहा हूं। काफी हद तक हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। Meaning and definition of proposal. When a person signifies to another, नेचुरली ये भी हमने रूल पहले ही पढ़ा कि एक आदमी कोई भी प्रपोजल, कोई भी ऑफर दूसरे को देगा। His willingness to do, वो कुछ करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, कोई सर्विस देना चाहता है, और to abstain from doing anything, या हमने कहा था जैसे वो प्रॉमिस करेगा कि मैं कहीं और जॉब नहीं करूंगा, कहीं और सर्विस नहीं दूंगा, कहीं और मैं कोई आपके विसिनिटी में यानी आपके आसपास कहीं शॉप नहीं खोलूंगा, फैक्ट्री नहीं खोलूंगा, या कुछ भी। तो कई बार वो हाँ करने के लिए पैसे ले रहा है, कई बार कुछ ना करने के लिए पैसे ले रहा है। और प्रपोजल की इंटेंशन क्या है? विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ, असेंट माने अप्रूवल, दूसरे बंदे से हाँ कराने के लिए पूछ रहे हो आप। ही इज सेट टू मेक ए प्रपोजल। सो आप मेरे से एज ए स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये एज इट इज याद रखना है? दो आंसर इज बोथ यस एंड नो। जिन बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है वो करीब करीब एज इट इज लिख देते हैं। अब अगर आप करीब करीब एज इट इज लिख दोगे तो टीचर बहुत खुश होगा, लेकिन करीब करीब आपने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल एज इट इज ना सही, डिट्टो ना सही, फिर भी कुछ तो लिखोगे ना, तो भी टीचर सेटिस्फाइड होता है। यानी कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड्स डाल दिए। कोशिश करो, जब डेफिनेशन दे रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, मीनिंग दे रहे हो तो बात अलग है। जब डेफिनेशन दे रहे हो तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी एज इट इज हो उतना अच्छा। तो एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात, दो पार्टीज होनी चाहिए। नेचुरली ए बी को प्रपोजल देगा, ए कंपनी भी हो सकती है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को, या एक कंपनी किसी इंडिविजुअल को, या कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रपोजल दे सकता है। आप एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, आप कुछ करना चाह रहे हो, सर्विस देना चाह रहे हो, है ना। जैसे एक था केस लॉ जिसमें एक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाली थी, तो फिर फैसला हुआ कि यस इट इज ए जनरल ऑफर, है ना। तो आप कोई भी चीज दुनिया को प्रपोज कर सकते हो, जनरल पब्लिक को या किसी स्पेसिफिक पर्सन को। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली दूसरे से हाँ करवाना है। सिर्फ आप बता रहे हो मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, तो ये कोई ऑफर नहीं है। आपने किसी को भी ये नहीं कहा कि मैं इन 5 गाड़ियों में से एक बेचना चाहता हूं, तो आप किसी के अप्रूवल तो चाह नहीं रहे। जस्ट आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने एक इंफॉर्मेशन जो है वो आगे कन्वे कर दी। उससे कुछ नहीं होता, आपकी इंफॉर्मेशन दुनिया तक चली गई कि आपके पास 5 गाड़ियां हैं, लेकिन आपने कभी भी कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि आप उसमें से किसी की एक गाड़ी को बेचना चाहते हैं, तो ठीक है। फिर कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। सपोज आप 5 में से एक ही गाड़ी बेचना चाहते हैं, आपके मन में क्लियर है, लेकिन आपने किसी को बताया ही नहीं, या सपोज आपने उसको डिस्कस भी किया तो सिर्फ अपने एक फ्रेंड से डिस्कस करके छोड़ दिया, और उस फ्रेंड से भी आपने ये नहीं कहा कि तू खरीद ले, एक जनरल आपने बात की। तो ऐसा जो इंटेंडेड बायर हैं, प्रपोज्ड परचेजर हो सकते हैं, उनमें से तो किसी को आपने बताया ही नहीं। सो कम्युनिकेशन भी तो जरूरी है, तभी तो दूसरा बंदा हाँ करेगा। अब अगर हम बात करें लीगल रूल्स रिलेटिंग टू प्रपोजल, तो प्रपोजल मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। वही एग्जाम्पल मैं बार बार ले लेता हूं, 5 गाड़ियां थी तो क्लियर होना चाहिए ना भाई, कि मेरे को ये वाली गाड़ी होंडा सिटी बेचनी है, या मुझे ये मारुति अर्टिगा गाड़ी बेचनी है, ये मॉडल है, ये इसकी माइलेज है, टोटल आज तक इतना चली है, और ये कलर है, और इतने प्राइस में बेचनी है। तो द प्रपोजल मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। उसके बिना वो प्रपोजल ही नहीं है। जब तक प्रपोजल ही नहीं है तो सामने वाला एक्सेप्टेंस क्या करेगा? और जब तक प्रपोजल एक्सेप्टेंस दोनों ना हो, एग्रीमेंट नहीं हो सकता, और एग्रीमेंट ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हो और आप सुन क्यों रहे हो? आई मीन जरूरी है, ये बेसिक है, ठीक है। इट शुड नॉट बी वेग, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक आदमी ने कहा एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ वैन ऑन हायर परचेज टर्म्स है, लेकिन आपने टर्म्स क्लियर नहीं की कि क्या टर्म्स है। अगर एक आदमी अगर आपसे गाड़ी हायर परचेज पर ले रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन तो क्लियर करोगे ना। हायर परचेज समझ लो ईएमआई सिस्टम, ऐसे थोड़ा सा समझ लो इजी लैंग्वेज में। तो बताओ ना क्या परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा, कितनी डाउन पेमेंट होगी, कितनी पर मंथ ईएमआई होगी, कितने ईयर के लिए होगी। अगर वो टर्म्स है ही नहीं तो फिर ऑफर तो वेग है, आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? सो एग्रीमेंट पूछा गया कि क्या ये एग्रीमेंट क्या वो है, वैलिड है? तो कोर्ट ने कहा नो,
कोर्ट हैड इट वॉइड ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ये नहीं भैया, ये जो है अनिश्चितता के कारण अमान्य है, नहीं माना जाएगा। तो प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट। अब एक और केस आ गया, टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन। ये था ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि आप केसेस के साथ बताएं, तो जैसे ये था स्कैमिल ऑस्टिन। यहां पर भी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये केस के नाम याद रखने तो बड़े मुश्किल है। अरे भैया देखो 20 में से 20 नंबर लेने हैं, सपोज 20 नंबर का क्वेश्चन है तो याद रखने पड़ेंगे। अब क्या मैं बोलूं इसमें, एज ए टीचर आप सोच के देखो मैं क्या जवाब दूं। अगर आपको याद नहीं होता तो लिख लिख के याद करो, बार बार याद करो, एग्जामिनेशन डे में इंपॉर्टेंट केसेस को रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट केसेस को रिवाइज करो। नहीं होता तो छोड़ दो, एक आध नंबर कट जाए और क्या, 100 में से 100 तो वैसे भी आते नहीं है एलएलबी में किसी के, आमतौर पर। हो सकता है भाई किसी के आ जाओ मेरे पे केस कर देगा, देखो सर मेरे आए हैं। एनीवे, तो एक और केस है टेलर वर्सेस पोर्टिंगटन, 1855 पुराना केस है। इसमें का अ पर्सन एग्रीड टू टेक ए हाउस ऑन लीज इफ इट इज सूटेबली डेकोरेटेड। अब उसने कह दिया जी मेरे को सजा दजा के मकान दे दो। अब ये सूटेबली डेकोरेटेड क्या होता है, ये तो क्लियर ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, या सूटेबिलिटी इज अ सब्जेक्टिव सब्जेक्ट। अब किसी को कितना सजा हुआ चाहिए, किसी को कितना सजा हुआ चाहिए, तो क्लियर ही नहीं है। नाउ प्रपोजल मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, यहां पर ये चीज क्लियर की जा रही है कि प्रपोजल में और इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क होता है। जैसे मान लेते हैं एक आपने अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाली कि हमारे यहाँ वैकेंसी है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ईमेल पर अपना रिज्यूमे भेजें। अब ये आपको नौकरी पे लगाने का सिर्फ इनविटेशन है, अभी नौकरी के लिए ऑफर नहीं किया, अभी तो आपको बोला इनविटेशन टू ऑफर, आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप ऑफर करें। रादर इस वाली एडवर्टीजमेंट में जब मैंने कहा कि मैं नौकरी पे रखना चाहता हूं, आप ईमेल से अपना रिज्यूमे भेजें, तो जब आप रिज्यूम भेज दोगे तो वो आपका ऑफर है कि हाँ मैं नौकरी करना चाहता हूं, तभी तो आपने रिज्यूमे भेजा है। तो ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। देखिएगा, बात समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आप आइए और अपना ऑफर दीजिए, राइट। क्योंकि अगर आपके टर्म्स बिल्कुल क्लियर है, जनरल ऑफर होता है जिसमें सीधा कोई भी आदमी जाए और अगर उसको वो चीज ठीक लग रही है तो ले ले, बात खत्म। लेकिन अभी तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि आप ऑफर्स दीजिए, फिर मैं देखूंगा कि मुझे किसको सिलेक्ट करना। तो ये फर्क है। एक और केस हार्वे वर्सेस फेसे। इस केस में क्या हुआ, टेलीग्राम आस्किंग लोएस्ट प्राइस, वाज इट एन ऑफर, इट वाज ओनली एन इनविटेशन। क्योंकि आपने सिर्फ दूसरे बंदे से कहा कि आप मुझे अपने पास का लोएस्ट प्राइस बता दीजिए। जैसे सपोज एक आदमी के पास सपोज सेकेंड हैंड गाड़ियां ही हैं, मैं फिर गाड़ियों का एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा इजी होता समझना। आपने किसी से पूछा कि भाई अपने शोरूम की जो लोएस्ट कार है उसका मुझे प्राइस बता दो, बस आपने इतना कहा, आपने ये नहीं कहा कि लोएस्ट प्राइस की जो भी गाड़ी होगी वो मैं तुरंत खरीद लूंगा, ऐसा आपने नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपने सिर्फ पूछा है, अब वो अपनी तरफ से लोएस्ट प्राइस कोट करके एक कार प्रपोज करेगा, फिर आप उसको खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो एक दूसरा सब्जेक्ट। तो 3 इंपॉर्टेंट केस मैंने आपको इसमें करा दिए, जितना याद हो सके अच्छा है। नेक्स्ट, प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपका प्रपोजल अगर सामने वाली पार्टी तक पहुंचा ही नहीं तो वो एक्सेप्ट कहां से करेगा। अब यही एक केस था लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि एक सर्वेंट ने खोया हुआ बच्चा ढूंढ दिया था, रिवॉर्ड डिक्लेयर्ड था, लेकिन उसकी नॉलेज में ही नहीं था। बाद में जब नहीं मिला तो ये चीज हुई कि भाई कोई भी ऑफर है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो इस केस में पॉइंट यही निकल के आया था लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में कि अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रपोजल एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे ये तो हमने बस कंडक्टर का एग्जांपल लिया था, पिछली वीडियो में भी समझाया था इंप्लाइड का। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी कुली की सर्विसेज ले रहे हैं तो इंप्लाइड है भाई, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रपोजल जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन टू पब्लिक, जैसे मैंने कह दिया मेरी गाड़ी है 70,000 रुपए की है, स्पेसिफिक है ना, अब कोई भी आओ ले लो। तो इसका मतलब जिसने भी 70,000 रुपए पहले आके कोट कर दिया चीज उसकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑफर वैलिड है, इसमें कोई भी वेग नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट्स ऑल क्लैरिटी। यहाँ पर भी ये केस आप बार बार देखोगे, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक कंपनी का। तो कंपनी ने कहा भी जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा हम उसको अवार्ड देंगे, तो ये एक्सेप्टेड, एक ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर दी तो जनरल ऑफर जो है वो एनफोर्सिएबल, तो ये वैलिड ऑफर माना गया। प्रपोजल में कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए कि अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो नहीं माना जाएगा। और साइलेंस को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
ये भी एक केस है, अगर आप याद रख सकें, फेल्ट हाउस वर्सेस बेंडले। इसमें अंकल ने साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान ली गई थी कोई मैटर में, तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। देन प्रपोजल मस्ट बी विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, प्रोमिसेस, प्रपोजल्स, वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लीगल रिलेशंस में मैंने आपको कहा था एग्जांपल आप कहीं भी लिख दीजिए, कमर्शियल, बेसिकली कमर्शियल एग्रीमेंट्स को ही हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ रहे हैं बेसिकली। देन इसके अलावा इलीगल प्रपोजल्स आर वॉइड। इलीगल का एग्जांपल पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से दे दिया था, रिपीट नहीं कर रहा हूं। प्रपोजल रिवोक भी हो सकता है, बिल्कुल। एक आदमी के पास जब तक आपने कम्युनिकेट किया तो ऑफर रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, यहां भी एक केस लॉ मिल गया अगर आप याद रखना चाहें, डिकिंसन वर्सेस डॉड्स, ऑफर रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, तो वो हो सकता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, क्रॉस ऑफर्स डू नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने आप में एक सेंटेंस है जो एग्जाम में छोटा सा पूछ सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा, बड़ा मजेदार है। इसमें क्या है कि जैसे एक आदमी ने अपनी बाइक दूसरे को लेटर से ऑफर की कि मैं अपनी बाइक तुमको 50,000 में बेचना चाहता हूँ। उसने भी बाई द वे उसी टाइम पर लिखा कि मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदना चाहता हूँ। समझ रहे? यानी कि अब ये आप बोलोगे सर ये तो पुराने जमाने की बात हुई, आज की तारीख में तो व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है। हाँ, मतलब फिर अब पुराने जमाने का ही है। चिट्ठीबाजी अगर होगी तो ही हो सकता है कि ए और बी ने दोनों ने एक दूसरे को ऑलमोस्ट सेम चिट्ठी लिखी। एक ने दूसरे को बोला मैं चीज बेचना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन अभी दोनों ही ऑफर सिर्फ क्रॉस ऑफर है। जब तक दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको माना नहीं जा सकता। मान के चलो दोनों की चिट्ठियां घूम गई ऐसे थियोरेटिकली, तो एक ने ऑफर मारा, दूसरे ने भी ऑफर मारा, लेकिन कोई भी ऑफर एक दूसरे तक पहुंचा ही नहीं, तो एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। सो ये है क्रॉस ऑफर विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, इसकी कोई वैल्यू फिर नहीं मानेंगे। सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर। इसको क्रॉस ऑफर कहते हैं, इसको क्रॉस ऑफर कहते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, ये लंबे समय तक चलते हैं। ओपन ऑफर्स, ऐसे अलग अलग तरह के ऑफर्स के रूल्स हैं। सो प्रपोजल इज द फाउंडेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी क्लियर, डेफिनेट, कम्युनिकेटेड एंड एनफोर्सेबल। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट अगर महसूस करें तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर दिए, इन पर अपने क्वेश्चंस लिख के भेज दीजिए, आई विल आंसर। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिनमें हम फ्री वीडियो लेक्चर्स शेयर करते रहते हैं, और भी प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियोस इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर काफी प्रैक्टिकल टिप्स हम देते रहते हैं। तो उन सबसे कनेक्ट होने के लिए आप एक बार व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट कीजिए, विल गिव यू ऑल द लिंक्स, शेयर्स, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पर परचेज करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।